हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। स्वागत कीजिए डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान भी। जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे हमारे मेहमान, हम परिचय भी आपका उनसे कराते रहेंगे। फिलहाल हम शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमान। ये ट्रेंड कैसा है सर? ये अचानक से इस तरह की सर्जरीज में हमको इजाफा देखने को मिल रहा है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 अब फ्यूचर ऑफ मेडिकल केयर खास तौर से सर्जरी में अपना स्थान ले रही हैं? रोबोटिक्स खास तौर से, मैं एआई से डायग्नोसिस की बात बाद में करूंगा, फिलहाल रोबोटिक्स। जी दीपक भाई, देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जी बिजनेस का कि ऐसे मुद्दे को उठाया जो एक्चुअली पब्लिक कनेक्ट का मुद्दा है लेकिन अछूता रहता था। थैंक यू सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी दोनों के मामले बहुत ही उम्दा है, मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान भी कह सकते हैं। और ये चीज ओवरनाइट नहीं हुई है। रोबो को आए हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं और स्लोली ये पेस पकड़ता गया। उसका जनरेशन 1 आया था, अभी जनरेशन 4 जो आया है वो सिंगल पोर्ट रोबोटिक दाविंची का आया है और वो और भी मिराकुलस और भी एडवांटेजियस है। तो पहली बात, ओवरनाइट नहीं हुआ। दूसरी, जो पब्लिक को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट करता होगा, सर्जन का कोई रोल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है। रोबोट को कमांड और ऑर्डर सर्जन ही दे रहा हो तो सर्जन जो करना चाहता है रोबोट के माध्यम से करता है। तो ये बहुत लंबे प्रोसेस, ट्रायल, रिसर्च, इनोवेशन के बाद हुआ और स्टैनफोर्ड के इंजीनियर्स नासा के लिए कुछ रोबोट्स बनाए गए थे, नासा के काम करने स्पेस सैटेलाइट के, उसको लिया और ह्यूमन इस्तेमाल धरती पे ही, अर्थ पे करने के लिए इसको फैशन में लाया। पहले ट्रायल हुए, ट्रायल के बाद रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाया गया। अब अलग अलग कंपनी, क्योंकि इसका पेटेंट खत्म हो रहा है, अलग अलग कंपनी भी मार्केट में आ रही है रोबोट लेके। तो ये एक मेडिकल साइंस का न्यू नॉर्मल होने जा रहा है क्योंकि इसके मेरिट्स बहुत ज्यादा हैं। एब्सोल्युटली सर। और जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, उनके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ऑर्थोपेडिक्स में भी आया है। जितने हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं आज, वो सब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में, खासतौर से जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स टेक्निक को अडॉप्ट कर चुके हैं। जो शेयर बताया जा रहा है वो रोबोट असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट का शेयर 40% है आज की डेट में। आप समझिए कितना बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। बाकी जो हम बता रहे हैं कि जो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जांच, सर्जरी या दवाई, सब कुछ करेगा एआई, और एआई के साथ साथ रोबोटिक्स। अभी तक जो चर्चा से मेरे को समझ में आ रहा है, ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा लेट टॉपिक है। एआई और रोबोटिक्स पे भारत में कब का काम शुरू हो चुका है। विमर्श उसका मीडिया में इतना नहीं होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो पूरी दुनिया में अब तेजी से अपना लोहा मनवा रही है इस पूरी विधा का, खासतौर से फ्यूचर से जुड़ी हुई एआई और रोबोटिक्स का। डॉक्टर अंशुमान, मैं जैसे कह रहा था, इंश्योरेंस कवरेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी पूरी दुनिया में बहस हो रही है, चर्चा। कुछ शायद कवर्ड हैं, लेकिन अभी भी शायद बड़ी जो सर्जरीज होंगी उसमें थोड़ा सा इतना कवरेज शायद अभी ना हो पाए। तो आपको लगता है कि ये एक मरीज के लिए थोड़ा सा एक हिंड्रेंस रहेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू इलाज कराने में? जी देखिए, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। भारत में कुछ ज्यादा है, अमेरिका में मैं कहूंगा आंशिक है, पार्शियल है। उसमें सिलेक्टेड सर्जरी का परमिशन देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, बाकी का नहीं देते हैं। अभी मैं रिसेंटली लौटा सियोल, साउथ कोरिया से। वहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनको सर्जरी होनी, सर्जन कहता रोबोटिक है तो रोबोटिक की परमिशन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अगर ओपन होना है ओपन का दे रहा है। तो उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी कर दी कि ये गाइडलाइन है रोबोटिक सर्जरी करने का, इस गाइडलाइन से अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम करते हो तो मिलेगा। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी का लाभ पीएसयूज हैं, पैनल्स हैं जिसको सीजीएचएस, ईसीएचएस कहते हैं। ये सब ब्लैंड स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की परमिशन नहीं है, जिससे प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, पेशेंट की रिकवरी टाइम,
सारी चीजें और क्वालिटी ऑफ सर्जरी, कैंसर सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्वालिटी इंप्रूव हो जा रही है, जिससे कुछ लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम फिर लोग दे किस ले रहे हैं अगर उसका कवरेज बेटर सर्जरी के लिए, बेटर आउटकम के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक चैलेंज है। इसको नीति लेवल पे, स्ट्रेटजी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे एज अर्ली एज पॉसिबल सोल्व करना होगा कि ये अब एक लेवल 1 एविडेंस स्टैंडर्डाइज सर्जरी हो चुकी है, कोई ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन की सर्जरी अब नहीं बची है, इसलिए इसको कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं प्रकाश जी आपके पास आऊंगा जरा फटाफट से, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। पॉलिसी लेवल पर क्या बात हो रही है? देखिए, हो सकता है शायद इनफ डेटा ना हो सरकार के पास, लेकिन जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं कुछ सर्जरीज में, खासतौर से जिसका हमने जिक्र किया, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आप देखिए एक्यूरेसी जो ओल्डर टेक्निक्स हैं उसमें 70% एक्यूरेसी रेट है, लेकिन अगर आप रोबोटिक्स के जरिए जाते हैं एक्यूरेसी रेट 98.5% हो जाता है। और इसमें जो इंट्रामिडुलरी रॉड्स हैं इन सब की भी जरूरत नहीं है अलाइनमेंट पर्पसेस के लिए, यानी कि डेटा है कुछ में, तो वहां पर तो आप कम से कम इंश्योरेंस को अलाउ कीजिए। ये इंश्योरेंस नहीं होगा तो ये जर्नी थोड़ा, आपको नहीं लगता थोड़ी धीमी हो जाएगी? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं डॉक्टर अंशुमन की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि एज ए हमारे देश में हम जब डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे जैसे डेटा पर्कुलेट होगा तो ये डेफिनेटली मेन स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स दिए, उन बारे में तो मेरी भी यही राय है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली सोच के एटलीस्ट उनको इंक्लूड कर लेना चाहिए हमारे इंश्योरेंस में। लेकिन मैं एक और डायमेंशंस पे बात करना चाहता हूं जिससे कि अगर आपको समझ में आएगा कि एआई का एक्चुअली में इंश्योरेंस पे कैसे असर पड़ने वाला है। पर कैपिटा जीडीपी, और जब स्किल की बारी आती है तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं हम लोग, कहते हैं कि साहब हम आना चाहते हैं भारत में, क्या करें, आपका स्किल ही नहीं है। तो ये बताइए क्विकली, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के मामले में डॉक्टर अंशुमान, क्विकली क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। दोनों रीजन है, रोबोट भी, एआई सिस्टम भी यहाँ आ चुका है। एआई के सबसेट में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस पे मेरे अंडर थीसिस भी हो चुकी है जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनकी। तो ट्रेनिंग के लिए हम तैयार हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है, रोबोटिक सर्जरी चल रही है। अब हमें जरूरत है ब्रिजिंग द गैप ब्रिजिंग क्या करना है कि ये सिर्फ अभी मेट्रो सिटी या बड़े बड़े सिटी में लोकलाइज है फैसिलिटी, इसको आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ई क्लिनिक बना के, ई रेडियोलॉजी, ई पैथोलॉजी, ई डायग्नोसिस, ई डॉक्टर करके। पेशेंट कहीं गांव में बैठा है, वहां से रजिस्ट्रेशन करे, सारे सिस्टम डाले, डॉक्टर यहाँ एनालाइज करे, उसकी डायग्नोसिस बनेगी, ट्रीटमेंट होगा। इन सबको स्ट्रीमलाइन करना होगा। जैसे वन कंट्री वन पॉलिसी की बात होती है, वन कंट्री वन हेल्थ पॉलिसी हो जाए और ये सिस्टम पर्कुलेट हो जाए, ये समस्या खत्म हो जाएगी। 1200-1500 किलोमीटर चल के आने वाला। एब्सोल्युटली, फ्यूचर भी यही होगा। क्विकली प्रकाश जी, स्किल्स के लिए हम तैयार हैं, है पर्याप्त स्किल? तो पहले तो मैं ये बात बोलूंगा कि डॉक्टर अंशुमन ने बहुत अच्छी बात कही।